हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ना इस वीडियो में जिस चीज़ को हम कवर करने वाले हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। तो इसमें मैंने जो भी पीवाई क्यू है, जो पॉलिटी सेक्शन है हमारा, पॉलिटी का मेनली जो पीवाई क्यू है यूपी पीसीएस के पेपर का, उसको मैंने एक जगह पे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ओनली 50 पेज में कंप्लीट में कंपाइल कर दिया था। ठीक है, इसी नोट्स को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो भी हमारे पॉलिटिक्स के एक्ट्स हो गए हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी हो गए हैं, चाहे वो डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स हो, जो भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, बस उन्हीं चीज़ों को मैंने इस नोट्स में मेंशन किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्या है, हमारा पहला है कि जो एक्ट ऑफ 1786 आया था। ठीक है, जो एक्ट ऑफ 1786 आया था, इस समय हमारा बस गवर्नर कौन थे इंडिया के इस समय थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये क्या थे, गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ भी थे इंडिया का। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में। और हाल ही में जो कि यूपीपीसीएस का पेपर अक्टूबर में कंडक्ट होने वाला है, तो इसके लिए ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये थोड़ा नोट्स आप लोग को और लग सकता है, तो बस हमारी बातों को सुनिएगा, हर एक चीज आप लोग को याद हो जाएगा। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया कब स्टेब्लिश किया गया था, 1687 में। इसके साथ जो कि 1772 में क्या हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस को स्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, वेरन हेस्टिंग के द्वारा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 1772 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस को स्टेब्लिश किया गया था वेरन हेस्टिंग के द्वारा। 1839 में क्या हुआ था, देख लेते हैं क्या हुआ था, डिविजनल कमिश्नर को स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, डिविजनल कमिश्नर का एक पोस्ट स्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। 1859 में क्या हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1870 में क्या हुआ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, जिसका श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड मायो को जाता है। 1872 में क्या हुआ, फर्स्ट पहला जो है कि सेंसस कंडक्ट हुआ, जो कि जिसको जनगणना बोलते हैं। ठीक है, 1872 में पहला जनगणना कंडक्ट हुआ था। 1881 में क्या हुआ था, रेगुलर सेंसस। इसके बाद से जो है कि 1872 में फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ। इसके बाद से जो 1881 से क्या हुआ, रेगुलर सेंसस कंडक्ट होने वाली, किसके अंदर में, लॉर्ड रिपन के अंदर में। उस समय गवर्नर कौन थे हमारे इंडिया के, लॉर्ड रिपन थे। 1905 में क्या हुआ, हमारा रेलवे बोर्ड को गठित किया गया। ठीक है, सारी के सारी इंपॉर्टेंट है ना, ये सभी सभी चीजें आपको पूछी जा चुकी है ऑलरेडी आपके पीवाई उसमें, पेपर में यूपीपीसीएस के। तो आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। रेलवे बोर्ड को स्टेब्लिश किया गया 1905 में। 1921 में क्या हुआ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को स्टेब्लिश किया गया। साथ ही साथ में 1921 में एक और इंसिडेंट हुआ था, क्या हुआ था, रेलवे एंड जनरल बजट को डिवाइड किया गया। तो पेपर में इस तरीके से पूछ दिया कि किस ईयर में, ब्रिटिश शासन के किस सन में रेलवे और जनरल बजट को अलग किया गया था, तो किसमें, 1921 में ये काम किया गया था। फिर इसके बाद से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म 13 कमिटीज, कितनी कमिटी, 13 कमेटी को बनाई गई थी फॉर ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 13 कमेटी बनाई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नंबर हमारा, ये कितनी कमेटी बनाई थी, 13 कमेटी को बनाया था। ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटेड ऑन, किस डेट को अपॉइंट हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी, ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को ये अपॉइंट हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लास्ट डे ऑफ असेंबली, असेंबली का लास्ट डे था, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था इसका हमारा लास्ट डे था कब, 24 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ हमारा, ठीक है, और 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कि वर्क करता था ऐसे इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में। तो इस तरीके से पेपर में पूछ दे कि जो हमारा 26 नवंबर 1949 के पहले, 1949 के पहले कौन जो है कि एज ए इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में इंडिया में वर्क कर रहा था, दिया था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसका टाइमिंग क्या था हमारा, 15 अगस्त 1947 से, ठीक है, 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में इंडिया में वर्क कर रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है इसमें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन साइन बाय 284 मेंबर्स ऑफ द, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर थे उनमें से 284 मेंबर्स ने जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन का साइन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने मेंबर ने, फिर से रिपीट करता हूँ मैं, 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था। कितना पैसे खर्च हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, 6.4 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, कितने, 6.4 करोड़। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। साथ ही साथ में प्रियम्बल का जो पेज था उसको किसने डिजाइन किया था और डेकोरेट किया, सजाया था, इसका नाम था बीओ हर रामनाद नादे। ठीक है, रामानंदे सिन्हा। ठीक है, ये नाम है इनका, ये नाम है बेओरार रामानंदे सिन्हा ने जो है कि प्रियम्बल के पेज को डिजाइन और डेकोरेट किया था। प्रियम्बल को किसने पॉलिटिकल होरोस्कोप बोला था, द पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने बोला था, के एम मुंशी ने जो है कि प्रियम्बल को पॉलिटिकल होरोस्कोप बोला था। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रियम्बल को किसने की टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था? अर्नेस्ट बार्कर ने। अर्नेस्ट बार्कर ने क्या बोला था कि प्रियम्बल जो है कि की टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। किसने बोला था साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को? बोला था ठाकुर दास भार्गवा। ठाकुर दास भार्गवा ने बोला था कि प्रियम्बल जो हमारा है साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर एक कमिटी देख लेते हैं, क्या हमारा एसके धार कमीशन। एसके धार कमीशन को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1947 में। और इसका संबंध किससे है? क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। एसके धार कमीशन का संबंध किससे है कि स्टेट को जो है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज करने के लिए एसके धार कमीशन को 1947 में एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1953 में। किसके द्वारा? फैजल अली के अंदर में। इस तरीके से देख रहे हो ना कि जो हमारा एसके धार कमीशन, इसका संबंध किससे है कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज करना है। साथ ही साथ में हमारा क्या है, फैजल अली कमीशन का संबंध किससे? हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से, जिसको 1953 में एस्टेब्लिश किया गया था। साथ ही साथ में क्या है, फैजल अली कमीशन के मेंबर्स कौन कौन से थे? हृदय नाथ कुंजा, ठीक है, कुनुजा, और साथ ही साथ में क्या थे, के एन पानीकर। दो लोग इसके मेंबर थे। कौन कौन मेंबर थे? हृदय नाथ कनुजा और के एन पानीकर जो है कि फैजल अली कमीशन के मेंबर थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, ठीक है, इसको कब आया था? 1895 में आया था। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा इसको लाया गया था। क्या नाम था इस बिल का? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल, जो कि 1895 में एनी बेसेंट के द्वारा लाया गया था। इसमें किसकी बात की गई थी? इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई थी। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल को, जिसको 1895 में एनी बेसेंट के द्वारा लाया गया था। इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। अब कुछ पार्ट देख लेते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन का और किससे वो डील करते हैं। तो पार्ट 3 का किससे डील करता है? हमारा कॉर्नर स्टोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्ट 3 को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्ट 3 को बोलते हैं हम लोग कॉर्नर स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है पार्ट 3 हमारा। साथ ही साथ में पार्ट 3 और पार्ट 4 को, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग? कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? हमारा पार्ट 3 और पार्ट 4 को कंबाइंड फॉर्म में हम कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। साथ ही साथ में पार्ट 3 को अकेले क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्नर स्टोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं, क्या है आर्टिकल 3 में, क्या है आर्टिकल 13 में, क्या है प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन किसमें? हमारा आर्टिकल 13 में है। आर्टिकल 21 में क्या है? फाउंडेशन स्टोन ऑफ पार्ट 3, ठीक है। ये क्या है? आर्टिकल 21 को बोलते हैं एज ए फाउंडेशन स्टोन ऑफ पार्ट 3। जो पार्ट 3 क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसका फाउंडेशन स्टोन क्या है? हमारा आर्टिकल 21 है। और ये ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। हबियस कॉर्पस के बारे में देख लेते हैं। हबियस कॉर्पस के बारे में क्या है? टू हैव ए बॉडी इज डेड टू प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? हबियस कॉर्पस का मेन मीनिंग क्या होता है? टू हैव ए बॉडी इज डेड टू प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट, इसका मीनिंग होता है। मैंडबस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी कमांड स्थापित करना। किसी पे कमांड स्थापित करना होगा तो इसका हम मैंडबस रिट को लाएंगे। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? टू रिस्ट्रेन। टू रिस्ट्रेन होता है। प्रोहिबिशन का मतलब सारे सारे ये सारे के सारे वर्ड्स हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जो कि इनको फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। पहला हमारा क्या है? मैंडमस है। मैंडमस का पहला हमारा क्या है? हेबियस कॉर्पस है। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है हमारा? हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है हमारा टू हैव ए बॉडी इज जस्ट टू प्रोड्यूस बिफोर ए कोर्ट। मैंडमस का मतलब क्या होता है? कमांड। किसी भी कमांड स्थापित करना हो तो मैंडमस रिट को लाया जाता है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? टू रिस्ट्रेन। मतलब किसी को किसी चीज को करने से रोकना होगा तो प्रोहिबिशन का हम रिट जो कि सुप्रीम कोर्ट पारित करती है। सरसारी का मतलब क्या होता है? सरसारी का मतलब होता है सेम एज प्रोहिबिशन। जो प्रोहिबिशन का मतलब होता है सेम एज, मतलब किसी चीज को रोकना हो किसी को करने से, तो हम सरसारी रेट को पारित करते हैं। क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज योर अथॉरिटी। क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज योर अथॉरिटी। आप अगर आपने किसी चीज को समथिंग पारित किया या कुछ किया तो आपकी क्या उस पर क्या सच में अधिकार था कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम जो रिट पारित करते हैं उसको बोलते हैं क्यू वारंटो। तो सारे के सारे रिट्स जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देख लेते हैं, क्या है और क्या है? जापानीज मॉडल पे आधारित है हमारा। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारा ये जापानीज मॉडल पे आधारित है। राजेंद्र प्रसाद भी एसकेटी चाहते कि जो पहला हमारा हुआ था राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें किसके किसके अगेंस्ट हुआ था? राजेंद्र प्रसाद। और इनके अगेंस्ट कौन उठा था? इसके अगेंस्ट जो कैंडिडेट थे हमारे हुए थे केटी शाह, ठीक है। इन दोनों ने जो है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फिल किया था और इसमें जो है कि राजेंद्र प्रसाद विजयी घोषित हुए थे। उसके बाद से क्या थे? एन संजीवा रेड्डी एक ऐसे मात्र जो है कि हमारे प्रेसिडेंट थे जो कि अनअपोज्ड जो है कि चुने गए थे इस पोस्ट के लिए। अब कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, क्या है इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 268 से 281 तक हमारा जो है कि इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है। मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कौन कौन से थे हमारे? बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, शेन मोहम्मद सदउल्ला, ठीक है। और साथ ही साथ में अल्लादी
कृष्णमैया स्वामी अय्यर, जो कि इतने जो है कि हमारे मेंबर कौन कौन से थे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा आर्टिकल 143 को देख लेते हैं, क्या है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143 में किसकी बात की गई है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 243 देख लेते हैं, ठीक है। 243 में क्या है, ये है हमारा पंचायत एंड विलेज एंड इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। पंचायत की बात की गई है, साथ ही साथ में विलेज एंड इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की गई है। आर्टिकल 243 का बी का 2 देख लेते हैं, इसमें किसकी बात की गई है, नो पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल इफ पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख। यदि पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख है तो वहाँ पे कोई इंटरमीडिएट पंचायत एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसकी बात की गई है 243। दैट मीन्स कि जो भी हमारे 243 के आसपास के 243 वाले आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड है हमारे पंचायती राज सिस्टम से। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो भी हमारे 243 वाले आर्टिकल्स है ये हमसे रिलेटेड है हमारे पंचायती राज से, ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 343 देख लेते हैं, इसमें क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को डिक्लेयर किया गया आर्टिकल 343 में। फिर से बीजी खेर देखो देख लेते हैं, बीजी खेर क्या है, जिनका संबंध किससे है, लैंग्वेज कमीशन से है। लैंग्वेज कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था, जिसके हेड कौन थे, बीजी खेर थे। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था। आर्टिकल 347 को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज उस स्टेट के का लैंग्वेज बनाया जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये पावर किसके पास है, आर्टिकल 347 के अंदर में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि किसी भी लैंग्वेज को उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा कि नहीं, ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 348 देख लेते हैं, क्या है, जब तक पार्लियामेंट नहीं बोले इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगा सभी कोर्ट में, ठीक है। ये इसमें मेंशन है कि जब तक जो है कि पार्लियामेंट नहीं बोलेगा कि आप लैंग्वेज को चेंज कर लो, तब तक जो है कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज के रूप में सभी कोर्ट्स में यूज होगा। किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 348 में मेंशन है। तो देख रहे हो, 347 348 जो है कि लैंग्वेजेस से डील कर रहा है। 350 देख लेते हैं, आर्टिकल 350 में क्या है, राइट टू रिप्रेजेंट इन एनी लैंग्वेज यूज्ड इन यूनियन और स्टेट, ठीक है। आपके पास राइट है कि आप किसी भी लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 350 का ये देख लेते हैं, क्या है, मदर टंग टेक फॉर एट प्राइमरी लेवल, मतलब कि मदर टंग को प्रमोट करने की बात की गई है प्राइमरी लेवल पे, आर्टिकल 350 ए में। आर्टिकल 350 का बी देख लेते हैं, क्या है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो भी हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो गए उनके लिए कुछ स्पेशल ऑफिसर्स हो गए, इसकी बात किसमें की गई है, 350 के बी में बात की गई है। 350 के बी में स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक्स की बात की गई है। आर्टिकल 351 देख लेते हैं, क्या है, ड्यूटी ऑफ सेंटर टू प्रमोट हिंदी, ठीक है। ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वो हिंदी को प्रमोट करे। किस आर्टिकल में बात की गई है, 351 में बात की गई है इसकी। आर्टिकल 310 देख लेते हैं, 310 देख लेते हैं, इसमें क्या है, प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन कौन प्रेसिडेंट के प्लीजर पे जो है कि डिपेंड करते हैं, ये है ऑल इंडिया सर्विस वाले जितने ऑफिसर्स हैं, फिर सेंटर हैं, ठीक है। फिर जो सेंटर सर्विस में जो अभी अधिकारी वगैरह हैं, फिर डिफेंस सर्विस में जो अधिकारी हैं, ये जो है कि प्रेसिडेंट के प्लीजर पे मतलब कि आश्रित हैं। अगर वो चाहे तो प्रेसिडेंट उनको हटा सकता है, चाहे तो अपॉइंट कर सकता है। प्लीजर ऑफ गवर्नर पे कौन कौन है, हमारे सिविल पोस्ट अंडर स्टेट, जो भी सिविल पोस्ट है स्टेट के अंदर में, वो जो डिपेंड करता है कि गवर्नर किसी को अपॉइंट भी कर सकता है, किसी को हटा भी सकता है। आर्टिकल 312 देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 312 देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, न्यू ऑल इंडिया सर्विस बाय रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी, अगर राज्यसभा चाहे तो एक रिजोल्यूशन पास करेगा राज्यसभा में, जिसके बेसिस पे जो होता है कि हम एक ऑल इंडिया सर्विस को स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो किस आर्टिकल में मेंशन है, ये आर्टिकल 312 में मेंशन है। अब कुछ ट्रिब्यूनल्स के बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या है, ट्रिब्यूनल्स पहला क्या है हमारा, ट्रिब्यूनल्स बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट एडेड इट। ट्रिब्यूनल्स जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इसको ऐड किया गया था, जो 42वां संशोधन था उसके द्वारा इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इन पार्ट 14 का ए, ठीक है, 14वें पार्ट में 14 के ए पार्ट में इसको ऐड किया गया था, रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ट्रिब्यूनल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का रिकमेंडेशन किसने दिया था, तो इसको दिया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था। और इसको किस में ऐड किया गया है, 14 ए में, 14 ए में, पार्ट 14 ए में इसको ऐड किया गया है। आर्टिकल 323 का ये देख लेते हैं, क्या है, पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को एस्टेब्लिश करने का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। और किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 323 में मेंशन है। आर्टिकल 323 ए डील करता है ट्राइब्यूनल से, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स को देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इसका चेयरमैन कौन होता है, जो अपॉइंट होता है वो 5 साल के लिए होता है, या तो 65
ईयर्स तक उसका एज हो जाए तब तक जो है कि उसका चेयरमैन होगा। अदर मेंबर्स कौन होते हैं, वो भी 5 ईयर्स और 62 ईयर्स होते हैं, उनका एज थोड़ा कम होता है। और गाइडेड बाय द नेचुरल जस्टिस, ठीक है, जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे ये गाइड होते हैं। इनका अपना कोई प्रोसीजर नहीं होता है कि सीआरपीसी वगैरह को फॉलो करके, आईपीसी को फॉलो करके अपना डिसीजन देंगे। ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे जो है कि काम करते हैं। कौन, ट्राइब्यूनल्स। तो अब जो है कि हम थोड़ा और देख लेते हैं इसमें क्या है। सेल ऑफ गुड एक्ट कब आया था, सेल ऑफ गुड एक्ट आया था 1930 में। पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, 1932 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, 1872 में। और कंपनीज एक्ट कब आया था, 2013 में। सारे के सारे आपके यूपी पीसीएस के पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इसके बाद से देख लेते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज इन सुप्रीम कोर्ट, किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 127 127 में मेंशन है ये अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज इन सुप्रीम कोर्ट। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 193 में है, बात की गई है। एक हमारा जो कि स्पीकर होगा, जो कि लोकसभा में होगा, ठीक है। स्पीकर को अपॉइंट करने की बात किसमें आर्टिकल में की गई है, 93 डील करता है स्पीकर से। ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट किसमें बात की गई है, आर्टिकल 83 में बात की गई है कि पार्लियामेंट का जो हाउसेस हैं जैसे लोकसभा राज्यसभा, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट किसके अंदर में, आर्टिकल 86 के 1 के अंदर में बात की गई है। आर्टिकल 86 के 1 के अंदर में बात की गई है कि स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट टू बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 323 के ए के अंदर में बात की गई है, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया आपको कि आर्टिकल 323 के ए में किसकी बात की गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में देख लेते हैं, जो आपके पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसमें क्या है, टू रिस्पेक्ट नेशन एंथम, ये कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी एक तरीके का फंडामेंटल ड्यूटी है। साथ ही साथ में क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड एम्पावर द नेशनल एनवायरनमेंट, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट एंड एम्पावर द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। इसमें एक नोट मैंने डाला है, इसको पढ़ देता हूँ। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड द प्लेसेस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंट इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि एक वो हमारा इसमें दिया हुआ था कि टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड द प्लेसेस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं कीर्ति एस पारेख कमेटी, ठीक है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2010 में। कीर्ति एस पारेख कमेटी जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2010 में, ये किससे रिलेटेड है, टू डी कंट्रोल द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड डीजल से संबंधित कौन है, हमारा कीर्ति एस पारेख कमेटी का संबंध किससे है, पेट्रोल और डीजल से, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कीर्ति एस पारेख कमेटी को जिसको 2010 में स्थापित किया गया था, इसका संबंध किससे है, टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसमें क्या है। ऑलरेडी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बात को कि जितने भी मैं क्वेश्चंस इसमें जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं हमारी, ये सबके सब जो है कि ऑलरेडी आपकी यूपी पीसीएस के पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसलिए जो है कि आप बस हमारी बातों को सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे आपको मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएंगी और आपके पेपर में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। केलकर कमेटी देख लेते हैं। केलकर कमेटी का संबंध किससे है, जिसको 2013 में स्टेब्लिश किया गया था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का से संबंध किसका है, केलकर कमेटी से, जिसको 2013 में स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अभिजीत सिंह कमेटी, ठीक है, जिसको जो है कि 1997 में स्टेब्लिश किया गया था, किससे रिलेटेड है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस से संबंधित कौन है, अभिजीत सेन कमेटी का संबंध किससे है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस से संबंध किसके है, अभिजीत सेन कमेटी का है। मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। सी रंगराजन कमेटी, जिसको 2013 में स्टेब्लिश किया गया था, इसका संबंध किससे है, टू रिव्यू द तेंदुलकर कमेटी मेथोलॉजी फॉर एस्टिमेटिंग प्रॉपर्टी। जो तेंदुलकर कमेटी आई थी, जिसने जो कि एक मेथड दिया था कि प्रॉपर्टी को किस तरीके से एस्टिमेट करना है, उसी को रिव्यू करने के लिए किसको एस्टेब्लिश किया गया था, सी रंगराजन कमेटी को 2013 में एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, कीर्ति पारेख कमेटी जो एक और आया था, एक कीर्ति पारेख का कमेटी का संबंध किससे था, हमारा प्राइस जो था डीजल और पेट्रोल को, इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए इससे था। और एक कीर्ति पारेख कमेटी का जो कि 2022 में आया था, इसका संबंध किससे था, नेचुरल गैस प्राइसिंग से था, ठीक है। एक पेट्रोल डीजल से था, एक जो है कि गैस से, ठीक है, देख रहे हैं गैस से है। अब सीबीसी के बारे में देख लेते थोड़ा सा। सीबीसी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको जो है कि 1964 में स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। सीबीसी फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सीबीसी जिसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको जो है कि 1964 में स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्या हमारा, सीबीआई को कब स्टेब्लिश किया गया था, 1963 में स्टेब्लिश किया गया था सीबीआई को।
इंटर स्टेट काउंसिल को कब स्टेब्लिश किया गया? ठीक है, 1919 में, 1990 में जो है कि इंटर स्टेट काउंसिल को स्टेब्लिश किया गया। साथ ही साथ में क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कब स्टेब्लिश किया गया? इसको स्टेब्लिश किया गया था 1952 में, 1952 में इसको स्टेब्लिश किया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। नेक्स्ट हमारा क्या है, पंचायती राज देख लेते हैं। पंचायती राज किसमें है, किस शेड्यूल में? 11th शेड्यूल में मेंशन है हमारा पंचायती राज। पंचायती राज को मेंशन किया गया है 11th शेड्यूल में। अब कुछ स्टेट देख लेते हैं हमारा, और स्टेट के साथ साथ उनका जो है कि सीट कितने हैं लोकसभा में। लोकसभा में उनकी सीटें कितनी हैं और स्टेट कौन है? तो वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 42 सीटें हैं। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 39 सीटें हैं। ऑलरेडी ये ना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है। इसलिए इस चीज जो तो पूछा जा चुका है एटलीस्ट उसको तो याद कर लीजिए। बिहार में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में गुजरात में कितनी सीटें हैं? 26 सीटें हैं। और ये साथ ही साथ में जो यूपी पीसीएस और बीपीएससी दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू किसी भी स्टेट का हो, पीवाईक्यू से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे क्या है, वेस्टर्न जोनल काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। वेस्टर्न जोनल काउंसिल, इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यूटी ऑफ दमन एंड दीव है, एंड दादर नगर हवेली है। इतने जो है कि हमारे स्टेट्स और यूटी मिला के क्या बनाते हैं? वेस्टर्न जोनल काउंसिल बनाते हैं। तो फिर से रिपीट करता हूँ मैं, वेस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट्स हैं? गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, और यूटी ऑफ दमन एंड दीव है, और दादर एंड नगर हवेली है। साथ ही साथ में जब बात करते हैं साउदर्न जोनल काउंसिल स्टेट्स की, तो कौन कौन से स्टेट्स है इसमें? इसमें है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और यूटी पुडुचेरी। इतने स्टेट्स को मिला के क्या है हमारा, जिसको बोलते हैं साउदर्न जोनल काउंसिल, इसको बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, साउदर्न में कौन कौन से हैं? आंध्रा है, तमिलनाडु है, केरला है, तमिलनाडु है, और उसके बाद से यूटी और पुडुचेरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट्स है? कौन से? हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, और साथ ही साथ में क्या है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, और चंडीगढ़ है। ध्यान रहे, फिर से मैं बोलता हूँ, ध्यान रहे कि साउदर्न जोनल काउंसिल में कौन है? तमिलनाडु है। लेकिन जब नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बात करते हैं तो राजस्थान किस में है हमारा? राजस्थान आता है हमारा नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में। ये ना देख के कि उस साइड में है, वेस्टर्न साइड में है, तो आप उसको उस साइड में ले लीजिएगा। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में कौन सा आता है? राजस्थान आता है। सेंट्रल में कौन कौन से स्टेट आते हैं देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ आता है, उत्तराखंड आता है, यूपी आता है, और एमपी आता है। तो यूपी किस में आता है हमारा? सेंट्रल जोन में आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ईस्टर्न में देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो बिहार किस में आता है हमारा? ईस्टर्न में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी साथ का झारखंड आता है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कौन किस में आते हैं हमारे? ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। और एक सेपरेट जोनल काउंसिल, इसका नाम क्या है? नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, नॉट इन एनी जोनल काउंसिल। किसी भी जोनल काउंसिल में ये स्टेट नहीं आते हैं। इनके लिए क्या बनाया गया है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के नाम से बनाया गया है, इसको एक अलग ही जोनल काउंसिल बनाया गया है। इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है, मेघालय आता है, नागालैंड आता है, और सिक्किम को इसमें कब ऐड किया गया? सिक्किम को इसको 2002 में ऐड किया गया था, इसमें इस काउंसिल में, नॉर्थन ईस्टर्न काउंसिल में सिक्किम को 2002 में ऐड किया गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी शेयर बाय हाई कोर्ट। जो गुवाहाटी का हाई कोर्ट है, किसके किसके द्वारा शेयर किया जाता है? पहला हमारा स्टेट क्या है? आसाम है। नेक्स्ट क्या है? नागालैंड है, मिजोरम है, और अरुणाचल प्रदेश। चार स्टेट्स है, टोटल 4 स्टेट्स हैं, जिनके बीच में जो है कि हमारा गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है ये शेयर किया जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, गुवाहाटी हाई कोर्ट को किसके किसके बीच में शेयर किया गया है? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इतने जगहों को के केसेस को गुवाहाटी हाई कोर्ट देखता है। अब प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख लेते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट की बात की गई है। लिबर्टी में किसकी? लिबर्टी ऑफ थॉट की। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है, साथ ही साथ में लिबर्टी ऑफ बिलीफ। कितने तरीके की लिबर्टीज है हमारे प्रियम्बल में? हमारे 3 तरीके के लिबर्टीज मेंशन है। कौन कौन से हैं? थॉट्स का, एक्सप्रेशन का, और बिलीफ का, ठीक है। तो पेपर में इस तरीके से पूछ दिया कि लिबर्टी में हमारे किस किस तरीके की लिबर्टी हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। तो आप क्या करोगे? थॉट्स को देखोगे, थॉट्स है कि नहीं ऑप्शन में, तो सही है। एक्सप्रेशन होगा तो सही है, और बिलीफ होगा तो सही है। फिर से मैं नेक्स्ट देख लेता हूँ, इसमें क्या है, आर्टिकल 243 का के देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 243 का के देख लेते हैं, इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसमें बात की गई है कि किस तरीके से स्टेट इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से जो है कि कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। 11th
फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कब किसके द्वारा ऐड किया गया था? 2002 में ऐड किया गया था 11th फंडामेंटल ड्यूटी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे हमारे? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज थे ही नहीं। इसको जो है कि बाद में ऐड किया गया हमारे 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब बाद में उसके बाद से एक और फंडामेंटल ड्यूटी को इसमें ऐड किया गया था। कौन सा था? 11th फंडामेंटल ड्यूटी। और इसको कब ऐड किया गया था? 2002 में ऐड किया गया था। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा? 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को देख लेते हैं। से द टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सीट इन राज्य लोकसभा रिमेन अनअटेंड, ठीक है। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इस चीज को कहा गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा आर्टिकल 243 का बी देख लेते हैं। आर्टिकल 243 का बी में क्या दिया हुआ है? तो आर्टिकल 243 के बी में क्या दिया हुआ है? पंचायत मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इन एवरी स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 243 के बी में ये चीजें मेंशन है कि पंचायत जो होता है कि एस्टेब्लिश करना है कहाँ पे? विलेज में, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में एवरी स्टेट में। अब आर्टिकल 243 का के देख लेते हैं। इसमें क्या है? इलेक्शन टू द पंचायत। इलेक्शन टू द पंचायत की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 243 के में बात की गई है कि किस तरीके से इलेक्शन में पंचायत होगी। तो पहले इसमें क्या हुआ दिया है? इस इट स्टेट्स that a state election commission will be responsible for the preparation of electoral roll and the conduct of all the election to the panchayats, ठीक है। इसमें बोला गया है कि 243 में कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी हमको इलेक्शन वगैरह जो भी करवाने हैं उसके लिए। और साथ ही साथ में गवर्नर विल भी किसके द्वारा? स्टेट इलेक्शन कमीशन को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 243 का ई देख लेते हैं। इसमें क्या है? टर्म 5 ईयर, ठीक है। 5 में टर्म की बात की गई है, मतलब 5 साल पंचायत का कार्यकाल होगा। आर्टिकल 243 का एफ देख लेते हैं। इसमें क्या बात की गई है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन और फॉर द मेंबरशिप ऑफ पंचायत। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात किस आर्टिकल में की गई है? पंचायत मेंबर्स की 243 का एफ में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आर्टिकल 243 का जो एफ है इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पंचायत की बात की गई है। आर्टिकल 243 को देख लेते हैं। इसमें ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सजा रखा है कि जो आर्टिकल 43 ए बी सी करके है इसमें क्या क्या प्रोविजन है। आर्टिकल 243 का जो ए है इसमें क्या? ग्राम सभा की बात की गई है। आर्टिकल 243 का जो बी है इसमें क्या बात की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत, किस तरीके से हमारे पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करना है। सी में किसकी बात की गई है? कॉम्पोजिशन की बात की गई है कि उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। डी में किसकी बात की गई है? रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स की बात की गई है। ई में किसकी बात की गई है? ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की बात की गई है, जो टर्म की। एफ में किसकी बात की गई है? डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। और एफ जी में किसकी बात की गई है? पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। मतलब कि ये जो मैंने आपको बताया ना आर्टिकल 243 से रिलेटेड जितने भी सब उसके पार्ट्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चीज को फिर से रिपीट करता हूँ। आर्टिकल 243 का जो ए है इसमें बात की गई है ग्राम सभा की। बी में किसकी बात की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की बात की गई है। सी में कॉम्पोजिशन की बात की गई है। डी में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है। और साथ ही साथ में ई की ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की बात की गई है। और एफ में किसकी? डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। और जी में पावर की बात की गई है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत की बात की गई है। और उसके साथ साथ क्या है हमारे एच में किसकी बात की गई है? पावर टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड्स, मतलब किस तरीके के पावर्स है और किस तरीके से टैक्सेस एंड फंड्स को अपना वो कलेक्ट करेंगे, इसकी बात की गई है एच में। आई में किसकी बात की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि 243 के आई में किसकी बात की गई है? किस तरीके से जो है कि फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट किया जाएगा और वो जो है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत को रिव्यू करेगा। जे देख लेते हैं। आर्टिकल जे में क्या? आर्टिकल 243 का जे में किसकी बात की गई है? ऑडिट ऑफ अकाउंट फॉर पंचायत। के में किसकी बात की गई है? इलेक्शन टू पंचायत, कि इलेक्शन किस तरीके से होंगे। फिर एल में किसकी बात की गई है? एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। ये किस तरीके से जो पंचायत वाला सिस्टम पूरा है यूनियन टेरिटरी पे किस तरीके से अप्लाई होगा। एम में किसकी बात की गई है? पार्ट नोट अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। इसमें बोला गया कि कुछ एरिया में जो है कि जो शेड्यूल एरियाज हो गए या कुछ और भी इस तरीके से एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पे जो है कि ये अप्लाई नहीं होगा। एंड में किसकी बात की गई है? कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉस एंड पंचायत, मतलब कि जो भी कस्टमरी लॉ है हमारे जो पंचायत में लोग रह रहे हैं उनको किस तरीके से इसके द्वारा अफेक्ट करना है नहीं करना है, इसकी बात की गई है हमारे आर्टिकल 243 के एंड में। ओ में किसकी बात की गई है? बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर्स, मतलब कि जो भी इलेक्शन के मैटर्स हो गए इसमें जो है कि कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना है, इसकी बात की गई ओ में। तो जितने भी आर्टिकल्स मैंने बताया ना 243 से एसोसिएटेड जो सब पार्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे।
नेक्स्ट क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पैराडॉन, किसमें बात की गई, आर्टिकल 72 में बात की गई है। जो भी मैं आर्टिकल से बता रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 37 में किसकी बात की गई है, डिस्क्राइब द डीपीएसपी, ठीक है, इसमें डीपीएसपी को डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 39 में देख लेते हैं क्या है, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। आर्टिकल 39 में ये बोला गया है कि कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज हैं जिसको जो है कि स्टेट को फॉलो करना है। फिर देख लेते हैं क्या, हमारे एक्सेस ग्रांट्स के बारे में देख लेते हैं क्या, इसमें अप्रूव बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी बिफोर बीइंग सबमिटेड बाय द पार्लियामेंट। एक्सेस जो ग्रांट्स होते हैं इसको जो होता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी पहले अप्रूव करती है पार्लियामेंट में सबमिट करने से पहले। एडिशनल ग्रांट देख लेते हैं क्या होते हैं, अप्रूव बाय द लोकसभा, ठीक है, इसको लोकसभा अप्रूव करती है। एक्सेप्शनल ग्रांट्स क्या होते हैं, अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है। इसके अंदर आर्टिकल 116 मतलब 116 के अंदर में। टोकन ग्रांट्स क्या होते हैं, बाय लोकसभा के द्वारा दिए जाते हैं। बेरूबाई केस को देख लेते हैं क्या, प्रियम्बल नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेरूबाई केस में क्या बोला गया कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, किसमें बोला गया था, बेरूबाई केस में बोला गया था। अब देख लेते हैं कुछ फैमिली कोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं, किसके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया जाता है, फैमिली कोर्ट को स्टेब्लिश किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टिंग हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कंसल्ट करके जो है कि हाई कोर्ट से कंसल्ट करके स्टेट गवर्नमेंट जो है कि फैमिली कोर्ट्स को स्टेब्लिश करती है। इसको स्टेब्लिश कब किया गया था, 1984 में। इसमें क्या होता है, एक्सक्लूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लायर्स, ठीक है, इसमें जो है कि लायर्स के रिप्रेजेंटेटिव को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मतलब उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। राइट टू अपील कहाँ पे होता है, हाई कोर्ट में अपील। आप अभी यदि जो है कि फैमिली कोर्ट्स के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने जी कि इसको पॉलिटी की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ सब कुछ। मैंडेटरी टू सेट अप इन एवरी टाउन, ये मैंडेटरी है कि हर टाउन में जो है कि जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा है वहाँ पे इसको फैमिली कोर्ट को स्टेब्लिश करना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे स्टेट दिया हुआ था कि साथ ही ठीक साथ ही यहाँ पे क्या दिया है, सीट इन राज्यसभा। स्टेट है, किस स्टेट में कितनी सीटें हैं, तो CH मतलब होता है क्या है, चंडीगढ़। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं हमारी राज्यसभा की, 5 सीटें हैं। झारखंड में कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं। जो कि तेलंगाना में कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं। उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं। तो इस तरीके से फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे स्टेट का नाम दिया हुआ है और इस साइड में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या कितनी है, 5 है। झारखंड में 6 है। तेलंगाना में 7 है। उत्तराखंड में 3 है। और फिर मैंने जो है कि यहाँ पे एक पूरा का पूरा चार्ट बना रखा है, स्टेट कितने नंबर ऑफ वहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं, कितनी जो है कि वहाँ पे स्टेट असेंबली में सीटें कितनी हैं, साथ ही साथ में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उसका यहाँ मेंशन किया है। आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं क्या है, 25 लोकसभा में, 175 स्टेट असेंबली में, 11 जो है कि राज्यसभा में। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 2 है, 60 है, 1 है। मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगा, बस ऐसे पढ़ दे रहा हूँ नंबर को, आप देख लीजिएगा। असम में कितना है, 14 जो है कि लोकसभा, 7 राज्यसभा, 126 स्टेट असेंबली में। बिहार में कितना है, इंपॉर्टेंट है, 14 लोकसभा में, 243 स्टेट असेंबली में, और 16 जो है कि हमारा राज्यसभा में। 16 कितना है हमारा, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, 16 सीटें हैं बिहार में। छत्तीसगढ़ में कितनी है हमारी, 11 है, 90 है, 5 है। गोवा में कितना हमारा, 2 है, 40 है, 1 है। गुजरात में कितना है हमारा, 26 है, 182 है और 11 है, ठीक है। ध्यान रहे गुजरात में 11 सीटें हैं राज्यसभा की। उसके साथ साथ क्या है, हम हरियाणा में कितना है, 10 है, 90 है, 5 है। हिमाचल प्रदेश में कितना है हमारा, 4 है, 68 है, 3 है, ठीक है। और झारखंड में कितना है हमारा, 14 है, 81 है, 6 है। कर्नाटका में कितना है हमारा, 28 है, 224 है, 12 है, ठीक है। 12 सीटें हमारी कर्नाटका में राज्यसभा की है। केरला में कितनी है देखते हैं, 20 है लोकसभा, 140 स्टेट असेंबली, 9 जो है कि हमारे वहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं। MP में कितना है, 24 है, 230 है, 11 है। महाराष्ट्र में कितना है हमारा, 48 है, 288 है, 19 है। 19 सीटें हमारी कितनी है इसमें, राज्यसभा की हैं। मणिपुर में कितना है, 2 है, 60 है, 1 है। मेघालय में कितना है, 2 है, फिर 60 है, फिर 1 है। मिजोरम में कितना है, 1 है, 40 है, 1 है। नागालैंड में कितना है, 1 है, 61, ठीक है। इसके साथ साथ दिल्ली में देख लेते हैं कितनी है, 7 है, 70 है, 3 है। ध्यान रहे दिल्ली में 3 राज्यसभा की सीटें हैं। उड़ीसा में कितनी है हमारी, 21 है, 147 है और 10 है। 10 सीटें हैं लोक राज्यसभा की हमारी उड़ीसा में। पुडुचेरी में कितना है, 1 है, 30 है, 1 है। पंजाब में कितना है, 13 है, 117 है, 7 है। 7 सीटें कितनी है हमारी राज्यसभा की सीटें हैं। अब उसके साथ साथ जो है कि हम देख लेते हैं राजस्थान में कितनी है। राजस्थान में हमारा 25 है, 200 है, 10 है। सिक्किम में कितना है हमारा, 1 है, 32 है, 1 है।
तमिलनाडु में कितना है 39, 234, 18, 18 सीटें राज्यसभा की हैं। तमिलनाडु में देख लेते हैं, तेलंगाना में कितना है हमारा 17 है, 119 है और 7 है। त्रिपुरा में कितना है 2 है, 60 है, 1 है। यूपी में कितना है इंपॉर्टेंट है, यूपी में कितनी सीटें हैं 80 सीटें लोकसभा की है, 403 सीटें स्टेट असेंबली में है और 31 सीटें जो हमारी 31 सीटें राज्यसभा में है। यूके में कितना है उत्तराखंड में हमारा 5 है, 70 है, 3 है। जम्मू एंड कश्मीर में कितना है 5 है, 90 है, 4 है। और इसके साथ वेस्ट बंगाल में कितना हमारा 42 है, 294 है और 16 है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल स्टेट असेंबली सीट कितने हो गए हमारे, टोटल स्टेट असेंबली सीटें हमारे 4123 सीटें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल स्टेट असेंबली की सीटें कितनी हो गई हमारे 4123 सीटें हो गई। सभी की सभी नॉलेज क्या है और फैक्चुअल है। यहाँ पे नोट मैंने मेंशन किया है उसको पढ़ देता हूँ। वन सीट इच यूटी, मतलब जितने भी यूटी हैं उन सभी में कितने सीटें हैं, एक सीटें हैं। जैसे कि लद्दाख हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, उसके बाद से चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद से जैसे जो है कि दमन एंड दीव हो गया, उसके बाद से लक्षद्वीप हो गया। इन सभी जगहों पर जो है कि एक एक सीटें हैं। 12 नॉमिनेटेड इन राज्यसभा, कितने 12 नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में और 2 नॉमिनेट होते हैं लोकसभा में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 12% नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में और 2% नॉमिनेट होते हैं लोकसभा में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा कुछ एक्ट दे रखा है यहाँ पे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या था, परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया। इसमें चार्टर एक्ट जो 1813 था, इसमें परमिशन दिया गया कि जो इंग्लिश मिशनरीज हैं वो इंडिया में आकर वर्क कर सकते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 देख लेते हैं, इसमें क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है, इन्हीं सब चीजों को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इंडियन काउंसिल एक्ट देख लेते हैं, क्या है 1861। ठीक है, इसमें क्या था, मेड इट पॉसिबल टू मेक टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। ठीक है, इसमें क्या था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ये मेंशन था कि इस तरीके के प्रोविजन किए गए कि मेड इट पॉसिबल टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री, मतलब इंडियन को पार्टिसिपेट किया गया एडमिनिस्ट्रेशन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश करने की बात की गई इंडिया में और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1937 में। ठीक है, डायरेसी वॉज इंट्रोड्यूस किया गया था एट सेंट्रल लेवल एंड द फेडरल सिस्टम। ठीक है, दोनों चीजों को जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके साथ क्या था, एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर जो है कि प्रेसिडेंट के पास है, इसमें मेंशन था। इसके साथ क्या था, सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम फ्रॉम द इंडिया एंड एस्टेब्लिश ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। साथ में बर्मा को इंडिया से सेपरेट करने की बात किसमें की गई थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 में कही गई थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को देख लेते हैं। इसमें क्या था, इंडियन लेजिस्लेचर मेड बाई कैमरल। इसमें जो कि इंडियन जो लेजिस्लेचर था इसको बाई कैमरल बनाया गया था, फर्स्ट टाइम, पहली बार ये किया गया था। क्रिप्स मिशन देख लेते हैं, इसमें क्या था, फ्रेमिंग proposed from framing of the constitution of India by an elected constituent assembly। ठीक है, एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, किसके बेसिस पे, जो कि हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसमें जो है कि उसी में ये मेंशन किया गया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। यहाँ पे जो मैंने सीटें बताई थी ना, इसमें सभी लोकसभा की सीटें थी। ठीक है, टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंसेस ऑन वन रिप्रेजेंटेटिव वाज इन द रेशियो ऑफ विच पॉपुलेशन। मतलब 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव को आप अपने जो है कि वहां पे भेज सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या था, फॉर्म इन अगस्त 25 1946। डेट इंपॉर्टेंट है कि 25 अगस्त 1946 को जो है कि इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात कही गई। इसके मेंबर्स देख लेते हैं कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, इनको क्या क्या दिया गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दिया गया, साथ ही साथ में कॉमनवेल्थ वाला डिपार्टमेंट इनको दिया गया। पटेल जी को क्या क्या दिया गया, होम अफेयर्स दिया गया, साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट इनको दिया गया। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, एग्रीकल्चर एंड फूड के डिपार्टमेंट के हेड थे। इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, ठीक है, इनका क्या था, कॉमर्स डिपार्टमेंट था इनका। लियाकत अली खान का क्या था, फाइनेंस था। मौलाना आजाद का क्या था, एजुकेशन था। जीबी पंत का क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट थे, देखते थे ये। बाल देव सिंह क्या देखते थे, डिफेंस। इंपॉर्टेंट है कि बाल देव सिंह क्या देखते थे, डिफेंस देखते थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या किया था, चेयर किया था फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है कि पहला जो मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, इसको शेयर किया था। तो इसके साथ साथ जो है कि हमने 6 पेजेस को कंप्लीट कर लिया इसमें। अब नेक्स्ट जो बचे हुए पेजेस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही साथ में ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और
साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।